तो 21वीं सदी का भारत, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो फिर आपका इलाज मुश्किल है। 21वीं सदी का भारत, अगर आप किसी जिले के अस्पताल में पहुंच गए तो भी आपको इलाज नहीं मिलेगा। तो सब डिवीजन या फिर ग्रामीण भारत के भीतर की स्थिति क्या होगी, यह दूर की गोटी है। अगर आप सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह सोचने लगेंगे कि हमको इलाज मिल जाएगा, तो यकीन जानिए इस देश के भीतर में सरकारी अस्पतालों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इस देश के भीतर का एक अनूठा सच आज ये जान लीजिए, अभी तक इस देश में जब जब जितनी भी बीमारियां आई, लोग इलाज के लिए बाहर चले जाते थे और बाहर से प्राइवेट सेक्टर्स के डॉक्टर भारत में मुनाफा कमाने के लिए इलाज देने पहुंच जाते थे। लेकिन यह एक ऐसी परिस्थिति है कि यहां से इलाज के लिए आप अब दुनिया के किसी भी देश में जा नहीं सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश से मौजूदा वक्त में कोई मेडिकल इक्विपमेंट या डॉक्टर आ जा नहीं पा रहा है। तो फिर किसी भी देश के पास जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी पर उसे जीवित रहना है। और भारत के पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज आप जानना चाहेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है जिसके साथ ही आपके जहन में यह बात भी आनी चाहिए कि बीते 1 बरस से तो भारत इन परिस्थितियों से लगातार जूझते चला आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया की नजर भारत जैसे विकासशील या भारत जैसे गरीब देश पर नहीं पड़ी होगी, बिल्कुल पड़ी थी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने एक बजट बनाया, वर्ल्ड बैंक ने एक बजट बनाया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक बजट बनाया, सब ने कुछ ना कुछ, और यहां तक कि WHO ने भी अपने तरीके से भारत जैसे देश को बहुत सारी मदद दी। इस दौर में उनका हुआ क्या, क्योंकि वो आंकड़े कोई छोटे नहीं है। IMF ने $4 बिलियन पहली खेप में भारत को दिए थे। वर्ल्ड बैंक ने पहली खेप में $1 बिलियन, यह सब कुछ कोविड के दौर का है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2.2 बिलियन, यानी कुल मिलाकर $7.2 बिलियन भारत को दिया गया। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो तकरीबन 53,630 करोड़ रुपए। किसी के जहन में भी पहला सवाल होगा कि सिर्फ 53,620 करोड़ रुपए कोविड से निपटने के लिए, इस देश के अस्पतालों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, यहां पर बेड की तादाद कम है उसकी पूर्ति करने के लिए, यहां पर अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन प्लांट लग जाएं उसके लिए, ये सारे पैसे तो उसी के लिए आए थे। फिर अब ऐसा क्या संकट आ गया कि क्राइसिस और ज्यादा विकट हो चली है। और क्राइसिस इतनी भयावह है कि अलग अलग अस्पताल तो दूर की बात है, अगर प्राइवेट अस्पताल आपके इलाके में नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी मुश्किल में है। यह ऐलान तमाम सरकारी अस्पतालों के बाहर मरीजों की तादाद या फिर वहां पर जो मौत हुई और बेड जो लिपटे पड़े हैं, जिनके शव, उनको अगर देखते चले जाइएगा, वो कोई भी राज्य हो सकता है, कोई भी जिला हो सकता है, वो गुजरात का जिला हो सकता है, मध्य प्रदेश का हो सकता है, झारखंड का हो सकता है, छत्तीसगढ़ का हो सकता है, मध्य प्रदेश का हो सकता है, और दिल्ली की भी स्थिति कोई बहुत बेहतरीन नहीं है। तब यहां से सवाल है कि भारत के भीतर में अगर मेडिकल के क्षेत्र की ऐसी अनदेखी की गई, जिस अनदेखी में जब भारत के मरीजों को, भारत को अपने इलाज की दिशा में बढ़ना है और आत्मनिर्भरता की सोच उसे लेकर आनी है, और वहां पर वो दुनिया में सबसे कमजोर देशों में से एक है, तब आप क्या कहेंगे? क्योंकि भारत में मेडिकल सिस्टम प्रॉफिट से जोड़ा गया। भारत में मेडिकल सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में खेलते हुए परिस्थितियों को डेवलप किया गया, और शायद इसीलिए भारत का सरकारी बजट मेडिकल क्षेत्र की तरफ देखता ही नहीं है। औने पौनी परिस्थितियों में राज्य हो या केंद्र सरकार का बजट हो, उसने कभी मेडिकल सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में कोई काम किया ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ने अपने तौर पर कमाई जरूर शुरू कर ली। अगर बजट का जिक्र अभी आपसे कर दें तो सिर्फ मेडिकल क्षेत्र का जो बजट है भारत सरकार का, जो कोविड ईयर को लीजिए, एक बेस बना लीजिए, 2021, 69,000 करोड़, 69,000 करोड़ का बजट मेडिकल के क्षेत्र के लिए भारत का, जिसमें तमाम चीजें हैं, जिसमें पेंशन भी देनी है, जिसमें इक्विपमेंट्स भी लाने हैं, जिसमें वेतन भी देना है, सारी चीजें करनी है, मकान की सुरक्षा भी करनी है, रंगाई पोताई का भी उसी में खर्चा है, अस्पतालों की रंगाई पोताई और वहां पर अलग अलग तरीके से जो भी मेंटेनेंस का वो भी उसी में आएगा। और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर 8 लाख करोड़। लेकिन हमें लगता है बात इससे साफ होगी नहीं। भारत के भीतर में कोई भी सरकार रही हो,
आज एक ऐसी परिस्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया है जहां पर जनता जब उसके परिजन की मौत हो रही है तो कह रही है सिर्फ बजट के वक्त हमें आईना दिखलाते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, और चुनाव के वक्त ये कहते हो कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब जब क्राइसिस का वक्त है तो हमें मौत के मुंह में ढकेलना चाहते हो। हमें लगता है कि इन आंकड़ों को समझने से पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए। भारत के भीतर में सबसे मजबूत अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, दिल्ली का। 1952 में इस अस्पताल का बनना शुरू हुआ था और 1956 में यह बन गया था। भारत के पास पैसा नहीं था, वो पैसा न्यूजीलैंड की सरकार ने दिया था, कोलंबिया प्लान बनाया गया था और 4 बरस में पूरा किया गया। उस समय देश की जो स्वास्थ्य मंत्री थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी, प्रधानमंत्री नेहरू थे। 4 बरस में पूरा किया गया, लेकिन उसके बाद की जब आप फहरिस्त देखिएगा, खासतौर से अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी, इन्होंने तो कमाल कर दिया। कहा इस देश में जहां जाते हैं चुनाव के वक्त हम आपके यहां एम्स खोल देंगे, लेकिन इस देश के भीतर में आपको किसी राज्य में कोई ऐसा एम्स नहीं मिलेगा जहां पर इलाज करते वक्त आपके जहन में यह सवाल ना उठे यहां से छुट्टी मिले तो दिल्ली के एम्स में जाकर इलाज करा ले। ऐसी स्थिति क्यों है? और ऐसी एक लंबी फहरिस्त है, रायबरेली, मंगलागिरी, नागपुर, कल्याणी, गोरखपुर, हिमाचल प्रदेश, बठिंडा, देवघर, राजकोट, पटना, रायपुर, भोपाल, तमाम जगहों पर एम्स का जिक्र है, गोरखपुर, तमाम जगहों पर एम्स का जिक्र है, लेकिन आप इलाज वहां पर आप नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? और ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि टारगेट वक्त में भी अस्पताल इस देश में नहीं बन पाए? क्या उसमें भी कमाया जाता है? और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर अगर सोचता है कि उसे कोई अस्पताल खड़ा करना है और कोई अमेरिकी कंपनी कहती है कि हमको आप जमीन दे दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, हम अस्पताल खड़ा कर देंगे, तो भारत सरकार खटपट फटाफट या फिर राज्य सरकार है उसको जमीन देती है, कौड़ियों के मोल नहीं, 1-1 रुपए में दे देती है जमीन, और उसके बाद इलाज महंगा होना शुरू होता है। जिसके पास पैसा होता है वह इलाज करा पाता है। ऐसे वक्त में कोविड से जूझते हुए भारत में अगर तादाद लाखों में प्रतिदिन बनती चली जा रही है, जो इस वक्त लगभग 1.25 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, तो इस देश के भीतर में कितने अस्पताल होने चाहिए जरा कल्पना करने की आप शुरुआत कीजिए। राज्य दर राज्य परिस्थितियों को देखते चले जाइए। जिस महाराष्ट्र में लॉकडाउन किया गया है उस महाराष्ट्र में इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के भीतर का भी एक अनूठा सच है, सबसे ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। इस देश के भीतर में जब सारे सरकारी अस्पतालों को आप एक साथ जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 80% सिर्फ प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स हैं। और ये प्राइवेट हेल्थ सेंटर इस देश में इसलिए बन गए क्योंकि 1980 के बाद से WHO ने प्रोग्राम शुरू किया, वर्ल्ड बैंक ने पैसा देना शुरू किया कि कम से कम ग्रामीण भारत में और भारत जैसे गरीब और विकासशील देश के बीच में जूझते हुए देश में कम से कम हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया जाना चाहिए। तो वो बजट का जो पैसा था WHO के मार्फत निकलकर जो आता था, उसमें आप दूसरी तरीके से पैसे को खा नहीं सकते थे। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनते चले गए, लेकिन इसके अलावे सामुदायिक केंद्र बने, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, सब डिवीजन लेवल पे भी अस्पतालों की संख्या में ना तो बढ़ोतरी हुई, ना वहां पे इक्विपमेंट इस तरीके से आए जिसके जरिए कोई इलाज हो सके। क्योंकि इन चीजों को अब इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि WHO का जो मापदंड है उसके मातहत यह बात का जिक्र होता है कि कम से कम 1 करोड़ लोग जिस जगह पर है वहां पर 10,000 डॉक्टर्स तो होने चाहिए। भारत में इनकी संख्या बहुत कम है, यह लगभग 8,000 से भी कम है। दुनिया के तमाम देशों में 10,000 के एट पार है, भारत 8,000 के लगभग में है 1 करोड़ लोगों पर। लेकिन बात इससे आगे नहीं निकलेगी। महाराष्ट्र से बात शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों की संख्या 3,339 है, लेकिन जानकर हैरत होगी इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनकी संख्या 2,600 है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिर्फ 70 है, यानी पूरे महाराष्ट्र में सही मायने में आप जिला अस्पताल में थोड़ा बहुत इलाज आपको मिलेगा और उनकी संख्या पूरे महाराष्ट्र के लिहाज से सिर्फ 70 है। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की संख्या सिर्फ 51 है, बाकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं 1,470। छत्तीसगढ़ में जाइए, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 32 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन प्राइवेट और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लगभग 812 है।
उत्तर प्रदेश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर सबसे ज्यादा है, 3277, बहुत बड़ा राज्य है। लेकिन जिले स्तर पर तो काम करना चाहिए ना अस्पतालों को, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। और वहां पर 174 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। बिहार, झारखंड, गुजरात का जिक्र भी जरूरी, गुजरात की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। वहां पर 2336 अस्पतालों में से 1770 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और सिर्फ 37 डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं। सबसे बड़ा स्टेडियम खुल गया लेकिन अस्पताल वहां पर नहीं है। हां, प्राइवेट सेक्टर्स के अस्पतालों की मौजूदगी है, लेकिन वो कितनी है? और क्या इस देश में जितनी बड़ी तादाद में अब मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्या वो दे पाने की स्थिति में है? उतने बेड है, उतने आपके पास वाकई क्या ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं? नहीं है। तो क्या ये रोना गाना चलते रहेगा और राजनीतिक तौर पर इस पर लीपापोती होती रही जाएगी? नेशनल मीडिया के भीतर में रेंगते हुए शब्द लगातार खौफ पैदा करेंगे, डराएंगे, जो बार बार आपको शमशान घाट की दिशा में ले जाने की दिशा में ले आकर खड़ा कर देंगे। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? अराजकता और शायद गवर्नेंस ना संभाल पाने की स्थितियों में यह स्थिति इसलिए बनती चली जा रही है क्योंकि जब आप तमाम राज्यों में डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स को हम इसलिए मान्यता दे रहे हैं क्योंकि वहां पर कम से कम बेड की सुविधा है, वहां पर कम से कम आईसीयू की सुविधा है। वो कितनी बड़ी है, यह एक अलग सवाल है, लेकिन उसकी सुविधा है, बाकी अस्पतालों में नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब सिर्फ आपका बुखार नापना होता है, ज्यादा से ज्यादा पानी चढ़ा देने की स्थिति होती है और 2 गोलियां या 1 मलहम दे पाने की स्थिति होती है। शायद इसीलिए जैसे ही हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं कि कितना बड़ा बजट सरकार के मेडिकल क्षेत्र का है और सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में क्या कुछ किया है, 21वीं सदी का सच देखिए। सन 2000 में भारत का बजट गवर्नमेंट का होता था 2474 करोड़ रुपए। आज की तारीख में यह बढ़ते बढ़ते 69,000 करोड़ रुपए हो गया है। आप कहेंगे बढ़ा तो है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर का जो मुनाफा था वो 50,000 करोड़ का सन 2000 में मुनाफा था और आज की तारीख में वो बढ़ता बढ़ता लगभग 8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बहुत साफ है कि प्राइवेट सेक्टर उस मुनाफे पर टिका है जिस मुनाफे के जरिए कहीं ना कहीं वो इलाज तो करता है, लेकिन वह उन्हीं का इलाज करता है जिनके पास पैसा हो। जिनके पास पैसा नहीं, इलाज नहीं, देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। लेकिन बात इससे भी साफ नहीं होगी क्योंकि इस देश के भीतर में जो कुल हॉस्पिटल्स हैं और कुल जो बेड है, अगर उसकी संख्या देखिएगा, और मौजूदा वक्त में जब मोदी सरकार भी अपने तौर पर कहती है हम बहुत हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देते हैं, देखिए हमने आयुष्मान भारत खोल दिया है, हमने लोगों के लिए बहुत सारी प्लानिंग की है, लगातार टेलीविजन पर चीजें छाई रहती है। 2013 में जब मनमोहन सिंह के पास सत्ता थी, इस देश के भीतर में 19,817 हॉस्पिटल थे। आज की तारीख में यह हॉस्पिटल बढ़े हैं 23,582 हॉस्पिटल हुए हैं। लेकिन ये जो 4,000 हॉस्पिटल्स का इजाफा आपके जहन में आ रहा है, इसमें 4,000 में से 3,500 हॉस्पिटल्स या तो सामुदायिक केंद्र हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं। यह है रफ्तार। और जो बेड्स होते हैं, पूरे देश में कितने बेड होंगे? सोचिए, हर दिन अगर 1.5 लाख मरीज इस देश में कोविड के निकल पा रहे हैं और हर को अगर एक एक बेड चाहिए, तो क्या हम बेड दे पाने की स्थिति में हैं? पूरे देश के भीतर में सारे हॉस्पिटल्स मिला दीजिए, गवर्नमेंट के मिला दीजिए, प्राइवेट मिला दीजिए, और आपको जानकर हैरत होगी आज की तारीख में सिर्फ 7,10,000 बेड इस देश के भीतर में हॉस्पिटल्स में है। जो सारे हॉस्पिटल 7,10,000, बीते एक हफ्ते के भीतर में कोविड के मरीजों ने 7 लाख का आंकड़ा मिला दीजिएगा तो पार कर लिया है। यानी अगर सबको बेड की जरूरत पड़ जाती तो इसका मतलब है कि हम लोग जीरो से शुरू हो रहे थे। अस्पताल में कोई मरीज नहीं, किसी भी को कोई बीमारी नहीं, और इस सारे बेड उनको सौंप दिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? पहली बात यह हुई। दूसरी बात, इस बेड्स की संख्या में जो इजाफा हुआ है वो कितना हुआ है? हर साल 2013-14 के बाद से अगर लेंगे, या अगर आप 2000 से शुरू करते हैं, 21वीं सदी में भारत ने जब कदम रखा, तो यह भी आपको जानकर हैरत होगी कि हर साल भारत के भीतर में जो 365 दिन होते हैं, उसमें हम लोग 100 बेड भी इस देश में नहीं डेवलप कर पाए। हॉस्पिटल्स इस रूप में डेवलप हुए ही नहीं है। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से होगा और कौन सा बजट किस पर खर्च हो रहा है?
इस देश के भीतर में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनकी कुल संख्या जो है, देश में 700 जिले हैं, उसमें कुल हॉस्पिटल सिर्फ 1003 हॉस्पिटल हैं। 1255 सब डिवीजन हॉस्पिटल्स हैं। सामुदायिक केंद्र जिसको बोलते हैं वो तकरीबन 5568 है और लगभग 29,899 यानी 30,000 हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का बजट भारत सरकार नहीं देती है, वह WHO के प्रोग्राम के तहत उसको डेवलप किया जाता है। पूरे ग्रामीण भारत की यही स्थिति है, इसी रूप में चीजें डेवलप की गई। यहीं से जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर गवर्नेंस ने इस दिशा में देखा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है और इस देश के भीतर में डॉक्टर्स तक की किल्लत नजर आ रही है, तो डॉक्टर्स की संख्या क्या है यह भी जानिए। इस देश के भीतर में लगभग 14 लाख डॉक्टर्स हैं जिन्होंने IMA से डिग्री ली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जिनको डिग्री मिल गई उनकी संख्या 14 लाख, लेकिन इस 14 लाख में से लगभग 12 लाख प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अस्पताल में इलाज में नहीं काम कर रहे हैं, यानी लगभग 12 लाख डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद जो सरकार, ऐसा भी नहीं है कि बाकी जो बच गए वो सभी के सभी सरकारी अस्पतालों में, जी नहीं, 60% डॉक्टर भारत छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में चले गए। बाकी जो 15-16% बचे ना, वही सिर्फ बचे हुए हैं भारत के सरकारी अस्पतालों में इलाज करने के लिए। इस देश की सरकार अगर मेडिकल सिस्टम से पल्ला झाड़ेगी तो मेडिकल की डिग्री लेने के बाद डॉक्टर भी पल्ला क्यों नहीं झाड़ेगा? जब आपके पास बजट ही नहीं है, इस देश में डॉक्टर्स बनने चाहिए, इसको लेकर ना विजन है, ना जिम्मेदारी है, ना कोई सोच है, तो फिर क्या होगा और हो क्या रहा है? क्योंकि इस देश के भीतर में अगर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला लीजिएगा तो हमारे यहां मेडिकल की सीट भी 90,000 है, लेकिन एवरेज निकालिएगा तो हम लोग सिर्फ 55,000 डॉक्टर आज की तारीख में दे पाते हैं डिग्री के साथ। उसमें भी लगभग 30,000 प्राइवेट सेक्टर से निकलते हैं, जहां पर पढ़ाई का मतलब है आपके पास MD तक की पढ़ाई के लिए तकरीबन 3 करोड़ रुपए होने चाहिए। MBBS करते करते 1 से 1.5 करोड़ खर्च होता है, 1.5 करोड़ से ज्यादा MD करते हुए खर्च हो जाता है। इतना पैसा इस देश में कितने परिवार दे सकते हैं जहां से लोग डॉक्टर बनकर निकलेंगे? और अगर डॉक्टर बनकर निकलेंगे तो फिर उस पैसे को वापस करने के लिए वो क्या कुछ करेंगे? प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, देश छोड़कर जाएंगे, यानी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। ये एक साइकिल है भारत के भीतर में। जिस तरीके से मल्टीनेशनल मेडिकल सिस्टम ने भारत को दुनिया का सबसे बेहतरीन मेडिकल टूरिज्म के तौर पर भी माना है और मेडिकल प्रॉफिट के तौर पर भी माना है। दुनिया के किसी भी देश में मेडिकल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की इतनी कमाई नहीं होती है जितनी भारत में हो जाती है। फिर आप क्या करोगे? इलाज में जब आप अपने देश के भीतर में आत्मनिर्भरता के प्रोसेस में आकर टिक गए कि हमें इलाज मिलना चाहिए, तो फिर इलाज कहां मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है आपको। कैसे मिलेगा? कि आपके पास इक्विपमेंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आने वाले वक्त में पूरा किया जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था है? क्योंकि आपके पास तो इसका भी रास्ता नहीं बचा बताने के लिए कि जो IMF का पैसा आया, जो वर्ल्ड बैंक का पैसा आया, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा आया, वो पैसा कहां खर्च हुआ, ये बताता कोई क्यों नहीं है? और इस देश के भीतर में अगर बीते 1 साल से कंटिन्यूटी है बीमारी के भीतर को लेकर, तो उसको लेकर आपके पास क्या कोई विजन नहीं था? नहीं है विजन इस देश के भीतर में, जबकि इसके ठीक पैरेलल में पैसा कहां कहां किस किस रूप में खर्च होता चला गया, आज ये बताने की जरूरत नहीं है। ये शर्म की बात है। इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम पर जो पैसा खर्च होता है वो मेडिकल बजट से लगभग 6 गुना ज्यादा का है। जो राज्यों के चुनाव होते हैं, वो एक चुनाव विधानसभा का चुनाव एक पूरे मेडिकल देश के जो है राज्य और केंद्र के बजट को मिला दीजिएगा, उससे ज्यादा एक राज्य में सत्ता को पाने के लिए जो खर्चा होता है वह ज्यादा है, और उसमें सबसे बेहतरीन पश्चिम बंगाल है फिलहाल। तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेडिकल, स्वास्थ्य, हेल्थ सर्विस, ये सब प्राथमिकता में ना तो सरकार के आती है और ना ही सरकार के पॉलिटिकल सिस्टम का कोई ये हिस्सा बन पाती है। शायद इसीलिए गवर्नमेंट अस्पतालों से जो डॉक्टर बनकर निकलते हैं उनकी तादाद लगभग 25 से 26,000 है, बाकी 30,000 के लगभग प्राइवेट सेक्टर से निकलते हैं। इससे ज्यादा निकल पाने की स्थिति में देश में नहीं आ पाता है। और सरकार का जो बजट है, यह भी आपको जानना चाहिए, सरकार के बजट में प्रतिदिन 3 रुपए प्रति व्यक्ति सरकार खर्च करने की स्थिति में है, यानी एक महीने में 92 रुपीज 33 पैसे, यही बजट है उसके पास।
इस देश में अगर राज्यों को जोड़िएगा तो हिमाचल प्रदेश आपको नंबर 1 पर आएगा, लेकिन एक महीने में वो एक नागरिक पर अपने यहां कितना खर्च करता है? 168 रुपए। सबसे नीचे झारखंड नजर आएगा, कितना खर्च करता है? प्रतिदिन वह 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाता, यानी महीने का 3 रुपया भी नहीं खर्च पाता है, और साल का 365 रुपया भी वह एक व्यक्ति पर बजट के हिसाब से, अपने मेडिकल बजट के हिसाब से नहीं खर्च करता है। किसकी जिम्मेदारी है ये? और जिम्मेदारी लेने से कोई भागेगा कैसे? तमाम नेता मंत्री कहेंगे हम कोरोना पॉजिटिव हो गए, हम घर में कैद हैं, बने हुए। जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर्स अगर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इलाज अपने आप में अगर धीरे धीरे शिथिल पड़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति है जैसे कोई देखने वाला नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी लेने से हर कोई बचते चला आ रहा है, और इसके लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं कि आज लॉकडाउन कर दो, अब स्कूलों को बंद कर दो, अब आप कहीं आवाजाही मत करो, और तो और अब परीक्षाएं भी मत लो, 10th और 12th की परीक्षाएं भी ना लो। तो 10th और 12th यही बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसमें से कुछ मेडिकल के क्षेत्र में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे। लेकिन बीते 1 साल से इस देश के भीतर में पूरा एजुकेशन सिस्टम इसलिए ठप पड़ा हुआ है क्योंकि हम मेडिकली वेल इक्विप्ड है ही नहीं, हमारे पास चीजें बची ही नहीं है। तो हम आने वाले वक्त में कैसे खुद को डेवलप करेंगे, हमें नहीं पता है। और अगर नहीं पता है और कोई विजन नहीं है, तो फिर यह देश चल कैसे रहा है? यह सवाल सिर्फ राजनीति के मैदान में खोजने की चीज नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि आखिरी चीज समझ लीजिए, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके आंकड़े को समझ लीजिए, तब आप जान पाएंगे कि अगर मौजूदा वक्त में यह बीमारी सिर्फ भारत में आई होती, यानी दुनिया के तमाम देशों में भारत की आवाजाही होती, लोग आ जा सकते थे, दुनिया के तमाम डॉक्टर्स भारत आ सकते थे, तमाम हॉस्पिटल्स यहां खुल सकते थे। अगर ऐसी स्थिति होती तो भारत से बेहतरीन मुनाफे का अड्डा हेल्थ सेक्टर में कोई नहीं होता। यह संयोग है कि पूरी दुनिया को इस बीमारी ने ग्रसित किया और कोई आवाजाही नहीं हो पा रही है। बावजूद इसके प्राइवेट सेक्टर की स्थिति यह है कि इसका जो अपनी इंडस्ट्री की कीमत है प्राइवेट सेक्टर की, वो $372 बिलियन, यानी 28,38,360 करोड़, यह है प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री की कीमत। जो मेडिकल टूरिज्म का बजट है वह 60,000 करोड़, टूरिज्म शब्द है, 60,000 करोड़ का है। और जो प्राइमरी केसेस होते हैं, यानी जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं सिर्फ जानने समझने के लिए कि हमको कोई बीमारी तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वहां आपका एक्सरे हो जाता है, उस लेवल के छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं, वह भी तकरीबन $13 बिलियन का उनका बजट है, यानी तकरीबन 1 लाख करोड़, यानी भारत के मेडिकल बजट केंद्र सरकार के उससे लगभग दुगना का बजट है। और एक फहरिस्त है भारत के भीतर में, जानकारी जो आखिरी निकल कर आती है, इस देश के 80 जिलों में चुना गया मेडिकल सेक्टर के जरिए कि यहां पर अस्पताल हम लोग खोलेंगे, और धीरे धीरे उसको जब कैटेगराइज किया गया, देश की जो बड़ी मेडिकल प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं ना, उन्होंने कहा कि सिर्फ इस देश में 12 जिले ऐसे हैं जो कि स्टेट कैपिटल से हट के हैं, जिनकी कैपेसिटी पैसा दे पाने की है, और 80 जिलों में ऐसे हैं जहां पे पब्लिक सेक्टर के पैरेलल में अगर प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स खोलते हैं तो लोग वहां पर आएंगे, क्योंकि वहां पर पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए अस्पतालों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ऐसे 80 जिले निर्धारित प्राइवेट सेक्टर वालों ने कर लिए। क्या मजाक बना रखा है इस देश के भीतर में मेडिकल सेक्टर को लेकर। और हमें लगता है कि आखिरी बात, इस बात का जिक्र कर ही देना चाहिए, आज बाबा साहब अंबेडकर का भी दिन है, और बाबा साहब अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन को आखिरी मूर्त रूप दे दिए, जब वो पास हो गया था, तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उसमें उन्होंने एक चीज कही थी। संविधान सभा में अपने जब कार्य उन्होंने पूरे किए तो उसका विवरण देते हुए कहा कि दरअसल ये राजनीतिक अधिकार कागज पर रह जाएंगे यदि आर्थिक समानता स्थापित नहीं की गई तो। और बाबा साहब अंबेडकर शुरू से लेकर अंत तक उस आर्थिक समानता को खोजते रहे जिसमें विशेषाधिकार ना हो, क्योंकि उनका बहुत साफ कहना था, इस देश में चुनाव जनता को यह अधिकार नहीं देते हैं कि वह किसे भी चुन ले। इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि वह अपने मालिकों को वोट दे। यह इस देश में संसदीय लोकतंत्र की परिस्थितियां हैं। झूठ नहीं कहा था उन्होंने। और इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंगालियत कहिए या उसके खोखलेपन को कहिए, और उसके बाद जरा महसूस करना शुरू कीजिए इस देश के भीतर में जो अफरा तफरी मची हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और जो जिम्मेदार है
वही सारे विशेषाधिकार से लैस है और वही परिभाषित कर रहा है कि लोकतंत्र का मतलब यह होता है, संसदीय लोकतंत्र का मतलब यह होता है, और हम आने वाले वक्त में कमाल कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।